Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the hepatitis. इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस की या फिर आप सिरोसिस ऑफ लिवर भी कह सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। लिवर एंड सिरोसिस, सिरोसिस को छोड़ दो, सिर्फ लिवर को पकड़ लो। लिवर मतलब ऐसी कंडीशन होगी जो किसको डैमेज पहुंचा रही है, लिवर को। सो इट इज़ द क्रॉनिक लिवर डिसीज, एक लिवर का डिसीज है। वो भी कैसा है, क्रॉनिक। एक चीज़ होती है अक्यूट जो थोड़े टाइम के लिए रहे, ये है क्रॉनिक मीन्स ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर्स इस तरीके से। इसके अलावा इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ लिवर टिश्यू बाय स्कार टिश्यू और फिब्रोसिस। अब होगा क्या इस कंडीशन में कि जो हमारे लिवर टिश्यू हैं वो डैमेज हो गए हैं, क्रॉनिक टाइम से डैमेज है, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से। तो होगा क्या, जब भी हमारी बॉडी में डैमेज होता है ना, किसी भी फैक्टर से, अभी हम कॉज की बात नहीं कर रहे, हमारी बॉडी की एक नॉर्मल प्रोसेस है हीलिंग, कि वहाँ पर हीलिंग चालू होती है। तो सेम एज जब लिवर के टिश्यू डैमेज हो रही हैं, हमारी बॉडी में जो हीलिंग की प्रोसेस होती है, लिवर में बनने लगते हैं कौन से टिश्यू, आपके स्कार टिश्यू। किसकी जगह, लिवर टिश्यू की जगह। जनरली इसमें हेपेटोसाइट रहती हैं, लेकिन क्योंकि वो डैमेज हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी हीलिंग करेगी तो वो क्या बनाएगी, स्कार टिश्यू, जिसे हम फिब्रोसिस भी बोलते हैं। ये नॉर्मल पार्ट है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो लिवर का फंक्शन था वो लिवर टिश्यू परफॉर्म कर रहे थे, हेपेटोसाइट। अब हीलिंग के चक्कर में हमारे स्कार टिश्यू बन तो गए, स्कार टिश्यू भी बॉडी के ही पार्ट हैं, स्पेसिफिकली इनमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इनने हीलिंग तो की, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जो हेपेटोसाइट परफॉर्म करती हैं। मीन्स लिवर की फंक्शनिंग प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे लॉस होते जाएगी। जैसे जैसे आपके स्कार टिश्यू बढ़ रहे हैं, हेपेटिक टिश्यू कम होते जा रहे हैं, लिवर की फंक्शनिंग भी डिक्रीज होते जाएगी। सो इट लीड टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ लिवर फंक्शन एंड दैट इज द रीजन कि इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर लिवर की टोटल फंक्शनिंग लॉस होती है तो लिवर फेलियर मिलेगा, पूरे फंक्शन लिवर के डिक्रीज, पूरा मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का स्टॉप ही हो जाएगा एंड इट रिजल्ट इन डेथ। इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि हमारा जो हेपेटाइटिस था उसका एक कॉम्प्लिकेशन था लिवर सिरोसिस। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस। एक पर्सन है जिसे हेपेटाइटिस है ना, अब मान लो वो ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको बहुत हल्के में ले रहा कि नहीं यार ये तो खुद से ठीक हो जाएगा, छोड़ो ये वो, और अगर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपके सिरोसिस में, तो फिर वो पर्सन को हल्का कर देगा। सो ये किसका रिजल्ट होता है, लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस का। तो अच्छा यही है कि अगर आपको पता चल रहा कि नहीं भाई हमारे लिवर में दिक्कत है, हमें हेपेटाइटिस है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की। अब पर्टिकुलरली ये जो टाइप्स है ना, ये है ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ईटियोलॉजी भी आप बोल सकते हो। ईटियोलॉजी क्या होती है, सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो आप इसे कॉसेस भी बोल सकते हो। तो मैं इसी के साथ साथ इनके कॉसेस भी बता दूंगा, अलग से नहीं लिखूंगा, आप लोग अलग से लिख सकते हो। जो पहला टाइप है दैट इज एल्कोहलिक सिरोसिस, नेम ही इंडिकेट कर रहा, एक ऐसा सिरोसिस जो किस वजह से हो रहा है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एल्कोहल। एक पर्सन है जो लॉन्ग टाइम यूज कर रहा है ना, मतलब सुबह शाम उसको ना वो बोलते हैं ना पौआ का ढकवाना करना नहीं है, मुंह भी उसी से धुल रहे, तो पहले तो ये हेपेटाइटिस में रिजल्ट करेगा। लेकिन अब पर्सन ध्यान ही नहीं देते, वो लोग और कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, हम तो बचपन से पी रहे हैं, इतने साल से पी रहे हैं। तो अब क्या होते हैं, लिवर टिश्यू डैमेज हो के वहाँ पर पूरा स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, और इसीलिए ऐसे पर्सन में बहुत ज़्यादा केस मिलते हैं। और स्पेसिफिकली ये है मोस्ट कॉमन टाइप, अबाउट 60 to 70% ऑफ केसेस आर ऑफ एल्कोहलिक सिरोसिस। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा बाइलरी सिरोसिस, नाम ही इंडिकेट कर रहा, ऐसा सिरोसिस जो किस वजह से होगा, बाइलरी डक्ट की प्रॉब्लम की वजह से। बाइलरी डक्ट क्या, जो बाइल को कैरी करती हैं। तो अगर इन बाइलरी डक्ट में है ना, या तो हम बोले ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बहुत सारे केसेस हैं कि वहाँ पर कैंसरस ग्रोथ हो जाए, या और भी कोई चीज़ हो जाए, कोई चीज़ वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए, प्लाक बिल्डअप हो जाए। इसके अलावा या फिर इस बाइलरी डक्ट में कोई इन्फेक्शन होगा, उस वजह से अब होगा क्या, लिवर हमारा प्रोड्यूस करेगा बाइल जो कि जाना है बाइलरी डक्ट से। लेकिन देखो समझो, ये रहा हमारा लिवर, ठीक है, लिवर क्या कर रहा है, बाइल का फॉर्मेशन, ये रही हमारी बाइल डक्ट।
अब इसमें मान लो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, लिवर कॉन्टिन्यूसली बाइल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज है तो अब लिवर की एक तो डैमेज बढ़ रहा, क्योंकि लिवर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि भाई इसको बाहर करो, लेकिन यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस तरीके से लिवर की सेल डैमेज हो सकती हैं एंड इट रिजल्ट इन लिवर सिरोसिस। तो यही कॉज भी हो गए, पहला एल्कोहल, दूसरा जो कॉज हुआ दैट इज बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। इसके साथ साथ जैसे एल्कोहल सेम ऐसा ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, तो सर्टेन जो ड्रग्स हैं मेडिकेशन वो भी पहले हेपेटाइटिस में उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर में रिजल्ट कर सकती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, और जो क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस है ना ये होता है अननोन कॉज से। तो ऐसा हेपेटाइटिस जिसमें हमें पर्टिकुलरली एक कॉज नहीं मिल रहा, हम उसे क्या बोल देते हैं, क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। हाँ, लेकिन यूजुअली ये माना जाता है कि पर्टिकुलरली ये जो क्रिप्टोजेनिक है ये या तो ऑटो इम्यून की वजह से होता है, मीन्स हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो खुद ही इन लिवर सेल को डैमेज करने लगती हैं, बहुत सारे कॉज हैं उसके भी, या फिर ब्लड की सप्लाई जो है होती ना लिवर तक वो या तो डिक्रीज हो जाए उस वजह से। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज ऑटो इम्यून सिरोसिस, तो वही वाली कंडीशन कि किस वजह से होगा, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसीज। ये हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं जनरली उनका काम है पैथोजन को किल करना, वायरस को किल करना, बैक्टीरिया को किल करना, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी मान लो कोई वायरस आया, उसका जो स्ट्रक्चर है वो लिवर की सेल से मिलने लगता है, तो अब हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं क्या सोचते हैं कि जो लिवर की सेल हैं वो भी बाहर से आई हैं, तो वो उन्हें ही डैमेज करते हैं और रिजल्ट करते हैं सिरोसिस में। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज कार्डियक सिरोसिस, और नेम ही इंडिकेट कर रहा ऐसा सिरोसिस जो किस वजह से हो रहा, कार्डियक मींस हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से, जिससे निकलता है आयोटा और पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पंप होता है, क्योंकि वहीं का फेलियर है, अब ब्लड वहां से पंप होगा नहीं और लिवर तक भी प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा, मींस से किस वजह से हो रहा, पुअर ब्लड सप्लाई टू दी लिवर। इसके अलावा कुछ और भी टाइप हैं, ये इंपॉर्टेंट थे लेकिन कुछ और भी टाइप हैं, जैसे कि विल्सन्स डिसीज। अब देखो वैसे विल्सन्स डिसीज अलग चीज़ है, ये क्या होता है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर या फिर हम इसे बोल सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आएगा। और इस स्पेसिफिक कंडीशन में होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो कॉपर है उसका बिल्डअप ज़्यादा होने लगता है, मीन्स कॉपर जमा होने लगेगा, और स्पेसिफिकली किस में, लिवर में। तो कहीं ना कहीं ये फिर से यहाँ पर डैमेज और जो फिब्रोसिस है उसको कॉज कर सकता है और रिजल्ट करेगा लिवर सिरोसिस में, इसीलिए हम इसे भी इसी का टाइप कंसीडर करते हैं सिरोसिस का। सेम एज जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज हेमेटोक्रोमेटोसिस, तो नाम ही इतना बड़ा है। अब इसमें होता क्या है, ये भी कुछ ऐसी कंडीशन है, पहली चीज़ जेनेटिक या फिर आप बोल सकते हो इनहेरिटेड, मीन्स दादा से आपके पेरेंट्स में आई, फिर पेरेंट्स से हो सकता है कि आप में आए, फिर आपसे नेक्स्ट जनरेशन में। और इसमें क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन या फिर बिल्डअप ऑफ आयरन। कहाँ, पहली चीज़ तो हमारी बॉडी इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देती है, आयरन का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। दूसरी चीज़ बिल्डअप, और स्पेसिफिकली कहाँ पर बिल्डअप होता है, लिवर में, मीन्स लिवर में एक्यूमुलेट होती जाएंगी, तो वहाँ पर भी किस में रिजल्ट करेगी, लिवर सिरोसिस में। तो ये था इसका ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ईटियोलॉजी मीन्स कॉज, साथ ही साथ यही इसके कॉज से, तो मैं अलग से नहीं लिखूंगा। हाँ, अगर आप एग्जाम में लिखो तो कॉज को अलग से लिख सकते हो। पहली चीज़ आपका एल्कोहल हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपका ऑटोइम्यून डिसीज हो जाएगा, तीसरी चीज़ आपकी जेनेटिक कंडीशन हो जाएंगी। आप स्पेसिफिकली इन दोनों को मेंशन कर सकते हो, विल्सन डिसीज को, साथ ही साथ हेमेटोक्रोमेटोसिस को, तो आपके नोट्स और भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मतलब ऐसे कौन से पर्सन हैं जो ज़्यादा रिस्क पे हैं, किसके, सिरोसिस के। तो पहली चीज़ तो यही है कि जिस भी पर्सन ने पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन नहीं ली, किसकी, हेपेटाइटिस की, क्योंकि हेपेटाइटिस खुद इसमें रिजल्ट करता है, तो वो पर्सन। दूसरी चीज़ ऐसे पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं मेडिसिन का, या फिर अगर हम बात करें तो ऐसे हैं जो ड्रग एब्यूज़र हैं, पर्टिकुलरली जो एल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग हो गई, ऐसी ये जो चीज़ें हैं ना ये इसके रिस्क को बढ़ाती हैं। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ लिवर सिरोसिस की। तो खुद जो हमारा पैथोजन वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज पैथो एंड जेनेसिस,
और पैथो को हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे हमने पैथोलॉजी में पढ़ा हो कि स्टडी ऑफ डिसीज़ है, पैथोजन ऐसे फैक्टर जो डिसीज़ कॉज करें, तो पैथो रिलेटेड है डिसीज़ से। और जो दूसरा वर्ड है दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट होने की प्रोसेस, तो पर्टिकुलरली डिसीज जनरेट होने की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं पैथोजेनेसिस। तो पर्टिकुलरली इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा लिवर सिरोसिस है एक पर्सन में किस तरीके से जनरेट होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोसेस। तो जो हमारा पर्टिकुलरली इसका पैथोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है क्रॉनिक लिवर इंजरी से। जब भी हमारी लिवर इंजरी में या तो कॉन्टिन्यूसली डैमेज हो या फिर एकदम से एक्सेसिव डैमेज हो जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रॉनिक लिवर इंजरी या फिर डैमेज कैसे होता है। प्रोसेस बिगिंस विथ रिपीटेड, या तो रिपीटेड हो जैसे मैंने बताया कि प्रोलॉन्ग्ड हो, धीरे धीरे इंजरी लगातार हो रही है, या फिर एक्सेसिव इंजरी हो जाए, या तो रिपीटेड या फिर प्रोलॉन्ग्ड, है ना। आप एक्सेसिव भी बोल सकते हो। किसको, टू दी लिवर। और अब एक किन किन वजह से हो सकती है। पहली चीज है हेपेटाइटिस, और स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी और सी। अगर ये कॉन्टिन्यूसली है तो ये आपके सिरोसिस में रिजल्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिवर डैमेज कैसे हो सकता है, बाय द क्रॉनिक कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। अगर एक पर्सन है बहुत लंबे समय से एल्कोहल ले रहा, उसमें हो सकता है। इसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिसीज, अगर किसी पर्सन में ऑटो एंटीबॉडीज ओवर एक्टिवेट हो गए हैं, मीन्स इन्हें करना था किल पैथोजन को, मान लो हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है इनको, लेकिन ये ओवर एक्टिवेट होने की वजह से खुद लिवर की सेल को डैमेज करने लगेंगे। तो यहाँ से हो गई हमारे सिरोसिस की शुरुआत। अब होगा क्या, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इन्फ्लामेशन एंड हेपेटोसाइट डैमेज। क्योंकि यहाँ क्रॉनिक हम देखें तो डैमेज हो रहा, इसकी रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी बॉडी के एक डिफेंस का पार्ट। लेकिन अगर जनरली हम बोले तो हम बोल सकते हैं स्वेलिंग और पेन। तो अब क्या होने लगेगा, इस इंजरी की वजह से, डैमेज की वजह से हमें लिवर सेल में या फिर लिवर में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो अब जो लिवर की सेल हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, साथ ही साथ उनकी डेथ होने लगेगी। सो दिस इन्फ्लामेशन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट एंड डेथ ऑफ लिवर सेल। एक ही चीज़ है, हेपेटोसाइट मतलब लिवर की सेल्स, क्योंकि हेपेटो मतलब लिवर और साइट मीन सेल। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा दैट इज फिब्रोसिस, या फिर हम इसे बोलते हैं स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। क्योंकि हुआ क्या है, लिवर की सेल डैमेज हो रही हैं, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रही हैं, अब इनको मेंटेन करना है। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पार्ट होता है दैट इज हीलिंग या फिर रीजनरेशन। तो क्या होने लगेगा, लिवर में रीजनरेशन होने लगेगा, कॉन्टिन्यूसली हेपेटोसाइट बनेगी। इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक टाइप की और भी सेल होती हैं, हेपेटिक स्टेलेट सेल्स। अब इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम दूसरा नाम दें तो फैट स्टोरिंग सेल्स, क्योंकि इनका मेनली काम होता है फैट स्टोर करने का, फैट स्टोरिंग में हेल्प करना। दूसरी चीज़ के पर्टिकुलरली और एक इसमें हेल्प करेगी विटामिन ए के स्टोरेज में, क्योंकि लिवर में होता है स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। इसके अलावा और इसका जो फंक्शन रहता है वो वही रीजनरेशन में रहता है ना। स्पेसिफिकली ये क्या करते हैं, अगर हम देखें जैसे ही इनका एक्टिवेशन होगा इस इंजरी के रिस्पॉन्स में, ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिकली इसमें भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये कोलेजन, जो नॉर्मली कोलेजन प्रोटीन होता है ना, स्किन में हो गया, बोन्स में हो गया, उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। और इसी चीज़ को बोला जाता है स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं फिब्रोसिस। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रीजनरेटिव नोड्यूल्स या फिर नोड्यूल्स फॉर्मेशन। क्योंकि अब क्या हो गया, जो फिब्रोसिस है ना ये एक्सेसिव होने लगेगा। ठीक है, सो द फाइब्रस टिश्यू इवेंचुअली सराउंड रीजनरेटिव हेपेटिक सेल्स एंड फॉर्मिंग नोड्यूल्स। मीस हो क्या रहा, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रही है, किसकी, फिब्रोसिस की। ये पर्टिकुलरली हमारे स्कार टिश्यू बनते जा रहे हैं। और अब इस स्कार टिश्यू क्या करेंगे, जो हेपेटिक नॉर्मल सेल है ना, जो रीजनरेट हो रही हैं हेपेटिक सेल, उन सेल्स को ये सराउंड कर लेते हैं, मीन्स बंडल बना लेंगे। इसको बोला जाता है रीजनरेटिव नोड्यूल्स। और अब जब ये रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनते जाएंगे, बहुत सारे बनते जाएंगे इसी तरीके से बंडल के बंडल, तो होगा क्या, लिवर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है
एक तो वो भी डिस्ट्रॉय होगा, और क्योंकि स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय होने लगा है तो लिवर की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होगी, मीन्स वो डिक्रीज होते जाएगी, और एट दी एंड अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये पर्सन की जान ले सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो क्या होगा यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, आर्चिटेक्चुरल डिस्टॉर्टेशन एंड लॉस ऑफ लिवर फंक्शन। सो क्या होगा, एक्सटेंसिव फिब्रोसिस अगर ये कॉन्टिन्यूसली है, साथ ही साथ नोड्यूल्स है ना, एक तो फिब्रोसिस हो रहा, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है, दे डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है तोड़ना, बिगाड़ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, स्ट्रक्चर को भी, साथ ही साथ फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लिवर फंक्शन, कॉन्टिन्यूसली अगर चलता है, ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो पर्सन की जान ले सकती है। तो यह है पैथोजेनेसिस, डिसीज कैसे प्रोग्रेस हो रहा, जनरेट हो रहा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, बहुत सारी बुक में या बहुत सारे टीचर्स लिख पाते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, है ना। पैथोफिजियोलॉजी क्या, पैथो मतलब डिसीज, फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम। जब एक डिसीज हो रहा पर्सन में, उस डिसीज की वजह से पर्सन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। तो क्या होता है, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं ना तो हम साथ ही साथ सिम्टम्स भी लिखते जाते हैं, साइन और सिम्टम्स कि भाई इस सिस्टम में ये चेंज है, हेडेक है, फीवर है, नोजिया है, वोमिटिंग है। तो अगर आप पैथोफिजियोलॉजी लिखते हो तो अलग से साइन और सिम्टम्स आपको बताने तो ठीक, नहीं मेंशन करना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं तो इसमें हमने सिर्फ देखा जनरेट कैसे हो रहा, साइन और सिम्टम्स हमें अलग से करना पड़ेगा, जो कि हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस की, कि पर्टिकुलरली एक पर्सन है जिसे लिवर सिरोसिस है तो हमें उस पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स या फिर लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, कुछ तो कॉमन ही सिम्टम्स हैं, जैसे कि फटीग एंड वीकनेस, यानी कि एक तो पर्सन में फटीग मीन्स थकावट, दूसरी चीज वीकनेस की कमजोरी देखने मिलेगी। इसके साथ साथ हम देखें तो पर्सन में फीवर तो आना ही है, साथ ही साथ इसमें स्पेसिफिकली शिवरिंग के साथ मीन्स पर्सन में कपकपी हमें देखने मिलेगी। अगर और सिम्टम्स की हम बात करें तो नॉजिया एंड वोमिटिंग, और मैंने दोनों को बताया, वोमिटिंग मीन्स एक्ट ऑफ वोमिट जो उल्टी पर्सन में जनरली होती है, और नॉजिया का मतलब होता है उस वोमिटिंग से पहले आने वाली फीलिंग, जैसे हमें पता चल जाता कि नहीं यार अब तो हमें वोमिटिंग होगी, उल्टियाँ होंगी, उसे हम बोलते हैं नॉजिया। समझने वाली बात यह है कि नॉजिया और वोमिटिंग हो क्यों रहा, तो सिंपल सी बात है, लिवर में डैमेज है, लिवर का ही फंक्शन होता है कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करना, बाइल हो गया जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि लिवर में ही दिक्कत है, वो पर्टिकुलरली बाइल का सीक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, ना ही एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, और उस वजह से नॉजिया और वोमिटिंग। इसके साथ साथ प्रॉपर क्योंकि खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, सो लॉस ऑफ एपेटाइट, इसे आप एनरोक्सिया भी बोल सकते हो, है ना, एनरोक्सिया आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मीन्स पर्सन में ना भूख की इच्छा ही नहीं होगी खाना खाने की, क्योंकि वैसे ही उसमें हम देखें तो नॉजिया है, वोमिटिंग है, लिवर में प्रॉब्लम है, तो स्टमक एक भी हो सकता है, इस वजह से पर्सन को खाने की इच्छा ही नहीं होगी। और क्योंकि पर्सन खाना नहीं खा रहा, सो पर्सन में हमें देखने के लिए मिलेगा वेट लॉस, एक तो टोटल वेट, साथ ही साथ जो मसल मास होता है, मीन्स होता है कि मसल पर्सन की जो बनी हुई है उसमें भी अगर हम देखें ना तो उनका मास भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये थे जनरल सिम्टम्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं। पहली जो चीज़ है दैट इज जॉन्डिस, जो कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि पर्सन की जो आंखें हैं, हम अगर उनका कलर देखें, कंजक्टिवा है, इन सभी का कलर देखें तो येलोइश मिलेगा, यहाँ की स्किन और यूरिन भी। इसके अलावा एसाइटिस एंड एडिमा, और एडिमा का मतलब हमें पहले ही पता है क्योंकि अपन एडिमा को पढ़ चुके हैं। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, किस वजह से जब एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप हो जाए, और स्पेसिफिकली कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, एंकल और लेग में। इसके अलावा एसाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी होता है फ्लूइड का बिल्डअप, एंड स्पेसिफिकली ये जो बिल्डअप होगा ये होगा हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, उसे हम बोलते हैं एसाइटिस। इसके अलावा अगर हम और कॉम्प्लिकेशन देखें तो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, हेपेटिक निकला लिवर से, एनसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन, और पैथी मतलब डिस्फंक्शन, क्योंकि लिवर में दिक्कत है, लिवर का काम होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर करना, लिवर ही डैमेज हो चुका है सिरोसिस में, तो अब जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो ब्लड में ही ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि अमोनिया हो गया स्पेसिफिकली, और अब वो ब्लड के थ्रू जाता है हमारे ब्रेन में और वहाँ पर डैमेज पहुँच जाता है, दैट इज़ हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, मीन्स लिवर की प्रॉब्लम के वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग बिगड़ना।
इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लिवर फेलियर के जो सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा था ना, यहाँ पर हमने देखा लिवर फंक्शनिंग का, धीरे धीरे वो कंप्लीटली लॉस हो सकता है। मीन्स लिवर फेलियर, और अगर लिवर फेल हो गया, यहाँ पर होते हैं सबसे ज़्यादा फंक्शन, मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये पर्सन की जान ले लेगा। मीन्स इट रिजल्ट इन डेथ। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस कि पर्टिकुलरली एक पेशेंट में हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस पर्सन को पर्टिकुलरली लिवर सिरोसिस है या फिर और कोई डिसीज़ है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं। हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से। तो नाम ही इंडिकेट कर रहा, पहली चीज़ हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि क्या पेशेंट में फीवर है या फिर और किसी की तरह की कंडीशन है। इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स हम साइन और सिम्टम्स भी देखेंगे, कहीं पर्सन में जॉइंटिस तो नहीं है, नोजिया, वोमिटिंग, जो भी हमने साइन और सिम्टम्स सिरोसिस में देखे, क्या पर्सन में वो हैं। अगर है तो इससे हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ पर्सन में सिरोसिस हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि हमने सीधे बोल दिया कि नहीं भैया तो मैं तो सिरोसिस है, अब तो तुम निपटने वाले हो। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट हम देखते हैं ऑलमोस्ट सभी में परफॉर्म करते हैं जितने भी डिसीज़ हैं, क्योंकि ये हमें क्या बता देगा। पहली चीज़ प्रेजेंस ऑफ वायरस, क्योंकि हमने देखा था सिरोसिस क्यों हो रहा था, मेनली हेपेटाइटिस की वजह से। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें ब्लड में क्या मिलेंगे, हेपेटाइटिस वायरस। साथ ही साथ उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी मिल सकते हैं, तो ये और भी कन्फर्म करेगा। इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन में स्पेसिफिकली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हुआ है तो हमें एंटीबॉडीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। हमने देखा था ना कि ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद अगर और कुछ टेस्ट देखें तो लिवर फंक्शन टेस्ट, नेम ही इंडिकेट कर रहा, ऐसा टेस्ट है जो लिवर का फंक्शन बताए कि मीन्स लिवर का फंक्शन नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल लिवर होगा कोई दिक्कत नहीं होगी तो फंक्शन नॉर्मल होगा, लेकिन अगर डैमेज है तो लिवर का फंक्शन डैमेज होगा। और स्पेसिफिकली इसे भी हम ब्लड के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। और क्या चेक करते हैं, ब्लड में उन सब्सटेंस का लेवल, जैसे कि हमारे प्रोटीन हो गए या एंजाइम हो गए जो लिवर ने प्रोड्यूस किए। तो अगर लिवर नॉर्मल होगा तो उन सब्सटेंस का लेवल मीन्स एंजाइम और प्रोटीन नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर पर्सन में सिरोसिस है तो पर्सन का लिवर डैमेज है, उन सब्सटेंसेस का लेवल, प्रोटीन और एंजाइम का लेवल हमें गड़बड़ मिलेगा, यूजुअली कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम और चीज़ें देखें तो सबसे अच्छा टेस्ट है लिवर बायोप्सी, और ये टेस्ट कंफर्म कर देता है कि हाँ भैया अब आपको लिवर सिरोसिस है। अगर आपने ट्रीटमेंट सही करा लिया तो आप बच गए, और अगर बहुत ज़्यादा स्टेज होगी तो फिर तो आप निपटने वाले हो। तो लिवर बायोप्सी, इसको आप एक चीज़ और बोल सकते हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। करते क्या है इसमें, स्पेसिफिकली एक नेडल इंसर्ट की जाती है लिवर में और लिवर का छोटा सा पार्ट निकाला जाता है, ठीक है। और उस लिवर का जो पार्ट है, जो स्मॉल पीस है, उसे हम स्टडी करते हैं अंडर दी माइक्रोस्कोप। ये पूरी लैब में स्टडी की जाती है और इसी में हम देखते हैं कि लिवर की जो सेल है हेपेटोसाइट, क्या वो नॉर्मल है या फिर उनमें कोई डैमेज है, वहाँ पर स्कार टिश्यू प्रेजेंट है, कोई वायरस बैक्टीरिया। ये चीज़ कंफर्म कर देती कि हाँ अब पेशेंट में सिरोसिस है या हेपेटाइटिस है और कोई भी डिसीज़ है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास CT स्कैन और MRI। CT स्कैन अगर हम बात करें तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्पेसिफिकली एक्सरेज का यूज़ होता है इसमें, मतलब ये जो टेक्निक है। और दूसरी है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये दोनों ही, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करती है, ये एक्सरे का। फंक्शन दोनों का एक ही है कि इमेज जनरेट करना। ये लिवर की एक इमेज जनरेट करते हैं, जैसे आपने एक्सरे देखा होगा हड्डी का, सेम है इनका भी, कि क्या लिवर में कोई घाव है ना, कोई वुंड है या फिर नॉर्मल है। तो इससे भी हमें काफ़ी कुछ कन्फर्म हो जाता है। इसके अलावा एक और होता है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी हम स्पेसिफिकली कब यूज़ करते हैं, जब आपका सिरोसिस किसे इन्वॉल्व कर ले, ईसोफेगस को। जो हमारे ईसोफेगस में लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक वेसल हैं, अगर उनमें स्वेलिंग है, उस चीज़ को देखने के लिए हम एंडोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसमें एक ट्यूब होती है, कैमरा होता है, वो पर्टिकुलरली हम माउथ के थ्रू पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं ईसोफेगस तक, वो पूरी हमें इमेज दिखा रहा, या हम कुछ पार्ट भी निकाल सकते हैं, फिर उसकी भी बायोप्सी कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमने देख लिया कि एक पेशेंट है, उसमें हमने सिम्टम्स किया, डायग्नोसिस करके हमें पता चला कि भाई इस पेशेंट में सिरोसिस है, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कुछ मैनेजमेंट की, साथ ही साथ कुछ प्रिवेंशन की कि कैसे बचें। तो ट्रीटमेंट सिंपल सी बात है, सबसे पहले करो ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि हेपेटाइटिस ही किसका रूप ले लेगा, सिरोसिस का। तो हेपेटाइटिस को ट्रीट करो।
ये भी डिपेंड करता है। अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो आप एंटीवायरल ड्रग्स दोगे, अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे या इम्यूनोसप्रेसेंट, जो कि इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे ताकि वो लिवर को डैमेज ना पहुंचाए। सेम ऐसा अगर एल्कोहलिक है तो पर्टिकुलरली हम एल्कोहल का विड्रॉल करवाते हैं। अगर ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस की वजह से हुआ है तो कुछ ड्रग्स हमें छुड़वानी पड़ती हैं पेशेंट की कि आप एक्सेसिव यूज़ ना करें। इसके बाद हम देखें तो भाई एल्कोहल एंड मेडिकेशन विड्रॉल, जो मैंने बता दिया कि अगर किसी पर्सन को एल्कोहल की वजह से सिरोसिस हुआ है तो आपको एल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। सर्टेन मेडिकेशन है तो उनका कहीं ना कहीं अमाउंट हम कम करवाते हैं अगर नहीं छोड़ सकता पेशेंट तो। इसके अलावा मेडिकल प्रिवेंशन, इसमें भी यही चीज़ें आती हैं। कैसा होता है ना कि पर्सन में थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो बस सुबह शाम मेडिकेशन खा रहे हैं, सुबह भी पैरासीटामोल, शाम को भी दिक्कत हो जाती है। भाई सभी मेडिकेशन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ADR होते हैं, मैंने पूरा फार्माकोलॉजी में पढ़ाया और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें ना वही है कि आपको डॉक्टर से पूरा सलाह लेनी है कि हमें क्या इतनी टैबलेट्स खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, सारी चीज़ें। इसके बाद पेशेंट को ऑयली जो फूड होता है ना और स्पाइसी फूड उसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लिवर का ही काम होता है। बहुत सारे जो जूसेस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बाइल जूस हो गया और भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, लिवर का फंक्शन ज़्यादा है। और आप ऑयली फूड खाओगे, लिवर की फंक्शनिंग बढ़ेगी, वो डैमेज हो सकता है। इससे अच्छा आप हेल्दी डाइट लें और प्रॉपर रेस्ट लें, तो ये चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। इसके अलावा हम देखें तो वेट मैनेजमेंट। आप बोलोगे भैया वेट मैनेजमेंट से इसका क्या कनेक्शन है? बहुत कनेक्शन है। अगर किसी का वेट ज़्यादा, फैट ज़्यादा स्टोर हो रहा तो एक टाइप का और डिसीज़ होता है लिवर में, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। बिना एल्कोहल की वजह से, सिर्फ किसकी वजह से, फैट की स्टोरेज की वजह से लिवर में डिसीज़, उसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है। तो आप वेट का मैनेजमेंट करें। अब बोलोगे भैया हमें हो ही ना, इसके लिए क्या करें? प्रिवेंशन सबसे अच्छी है वैक्सीनेशन, कि आप हेपेटाइटिस की जितनी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, जितने टाइप की वो लें। साथ ही साथ एल्कोहल तो ना ही लें, ये चीज़ें हैं ना फालतू में ऐसी दिक्कतें आए, तो सबसे बेटर यही है कि आप कुछ प्रिवेंशन मेजर करें, वैक्सीनेशन लें, एल्कोहल से दूर रहें। ड्रग्स के लिए स्पेसिफिकली आप अपने डॉक्टर से बात करें। तो ये था हमारा सिरोसिस ऑफ लिवर। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।